शैतान इस दुनिया में होता हो या ना होता हो, हम इंसानों के दिमाग में ज़रूर होता है। और इस बात की जो पुष्टि है वो होती है हाल ही में घटी हुई एक घटना से। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दी, गला घोट दी। एक ऐसी घटना जो कि पूरी दुनिया में नीले ड्रम की घटना नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे लोग सदियों सदियों तक याद रखेंगे। घटना कैसे हुई, मुस्कान ने सौरभ के साथ कैसे क्या किया, क्या प्लानिंग की थी, इसके बारे में तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स है, जिनने बार बार घसीट घसीट के एक ही बात आपको बताए। लेकिन जो नहीं बताए वो कुछ ऐसा है जो आपकी रूह तक को कपा कर रख देगा, और वो है एक शैतान का एंगल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को एक शैतान ने मजबूर किया था कि वो सौरभ को ख़त्म कर दे, तो आप क्या मेरी बातों पर विश्वास कर पाएंगे? एक डेविल उनकी ज़िंदगी में आ गया था, एक राक्षस, एक दैत्य, एक दानव उनकी ज़िंदगी में आया था। मैं कोई ऐसा डिप्लोमेटिक टाइप की बात नहीं करूँगा, एक्चुअल फैक्ट की बात करूँगा कि इसमें एक भूत का एंगल कैसे आया था। शुरू से आपको बताऊंगा सब कुछ कि कैसे सौरभ और मुस्कान मिले थे, कैसे दोनों की शादी हुई थी, और कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ एक ऐसी स्टेज में पहुंच गई थी कि शैतान को इन्वॉल्व करके उसने अपने पति को ख़त्म कर दी या उसका वध कर दी। जी हाँ, वध। ये वर्ड सुनकर आपको बड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि वध एक ऐसा वर्ड है जो कि उपयोग होता है कि किसी का भी न्याय के लिए खात्मा कर दिया जाए। लेकिन यह किस प्रकार का न्याय था जो मुस्कान ने खुद को दी थी, अपने एक साधारण से पति का वध करके? सबको समझाता हूं। यह सब की शुरुआत होती है 2016 से। मुस्कान के जो नाना जी थे वो एक ज्योतिषी थे, जिसके चक्कर में सौरभ कई बार मुस्कान के घर आता जाता था मुस्कान के नाना जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो ज्योतिषी थे और सौरभ को अपनी ज़िंदगी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जानना था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। जब वो फ्रीक्वेंटली मुस्कान के नाना जी से मिलने के लिए उनके घर पर जाता था तो मुस्कान से कई बार उसका सामना होता था और थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। कुछ ही समय बाद दोनों का इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन सा फील करने लगे। सिचुएशन इस बात तक आ गई कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए। सौरभ और मुस्कान ने यह फैसला कर लिया कि हम अपने घर वालों से बात करते हैं। दोनों ही सबसे पहले मुस्कान के घर वालों से बात करने के लिए गए। मुस्कान के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। फिर सौरभ के घर वालों से बात करने के लिए गए, तो सौरभ के घर वालों ने भी हाँ ना इस टाइप का कुछ किए, क्योंकि इन दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि ये दोनों की एक दूसरे से शादी हो, क्योंकि दोनों के घर वाले ये समझते थे कि मुस्कान और सौरभ एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं थे। ठीक है, तो ये दोनों ने ये फैसला किए कि हम अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये दोनों भाग गए और शादी कर लिए। शादी करने के बाद सौरभ मुस्कान को लेकर अपने ही घर पर पहुंचा। तो फिर क्या था, सौरभ के घर वालों ने मुस्कान को और सौरभ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब शादी हो गई है तुम्हारी, तो अब क्या कर सकते हैं। ये दोनों अब सौरभ के घर पर ही रहने लगे। लेकिन रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि मुस्कान सौरभ के घर में बखेरे खड़े करने लगी। वो बिना मतलब के लड़ाई झगड़े करती, लोगों को परेशान करती, बार बार सौरभ के दिमाग में ये प्रेशर डालती कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। सौरभ साफ साफ समझ चुका था कि मुस्कान मेरे घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो मेरठ में ये सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो मेरठ में ही सौरभ ने एक किराए का घर ले लिया, ये सोचकर कि वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काटेगा। 2019 में इनकी एक बेटी का जन्म होता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन 2020 के आसपास मुस्कान की ऑनलाइन चैटिंग में मुलाकात होती है अपने पुराने स्कूल के एक एक्स बॉयफ्रेंड से। जी हाँ, ये एक स्कूल का पुराना ग्रुप था। जैसे हम लोगों का जो कई बार ग्रुप बना लेते हैं ना, हम पुराने दोस्त होते हैं, कभी स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़े हुए रहते हैं, तो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसा एक ग्रुप था। उस ग्रुप में साहिल भी था और मुस्कान भी थी, और ये दोनों क्लास 8th या 9th के टाइम पे एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। ये दोनों की मुलाकात उसी ग्रुप में हुई और फिर ये दोनों प्राइवेटली एक दूसरे से बातचीत करने लगे, फिर छिप छिप कर मिलने लगे। सौरभ अपने काम पे रहता
और सिचुएशन अब इस प्रकार की हो गई कि मुस्कान साहिल को अपने घर पर बुलाने लगी। सौरभ जब भी बाहर जाता, साहिल सौरभ और मुस्कान के घर पर पहुंच जाता। अब मोहल्ले पड़ोस के लोग ये सब कुछ देखकर समझ रहे थे कि एक शादीशुदा औरत जिसकी हाल फिलहाल में एक बच्ची हुई है, वो कर क्या रही है जिंदगी में। मोहल्ले पड़ोस के लोग सौरभ को ये बात भी बताते कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है तुम्हारी पत्नी से मिलने के लिए, और दोनों मिलके नशे पानी भी करते हैं, एक बहुत हाई लेवल के नशे करते, तुम अपनी पत्नी को समझाओ। लेकिन सौरभ अपने प्यार के ऊपर विश्वास करता था, वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन जब सौरभ बाहर था तो मकान मालिक ने फ़ोन करके उसको ये बात बताया सौरभ को कि देखो तुम संभाल लो अपनी पत्नी को, किसी दिन कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने सोचा कि ये बार बार मेरे सामने बात आ रही है कि मेरी पत्नी का चक्कर किसी लड़के से चल रहा है, एक काम करता हूँ मैं उसका थोड़ा मोबाइल खंगालता हूँ। उसने अपनी पत्नी के सोने के बाद उसका व्हाट्सएप चेक किया तो ये पाया कि मुस्कान तो सचमुच में साहिल के साथ अफेयर में आ चुकी है, और साहिल का नाम शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं सौरभ ने सुना ही हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है, क्या नशे वशे की बात करती रहती हो तुम, उल्टे सीधे नशे मत करो और ऐसा उससे मत मिलो, ये बहुत गलत है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। लेकिन मुस्कान है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय सौरभ के ऊपर इस तरीके से चढ़ गई कि जैसे उसने कुछ गलती की ही नहीं है। इनफैक्ट सिचुएशन तो इस लेवल तक आ गई थी कि मुस्कान ने बोल दी कि देखो तुमको मेरी बातों पर विश्वास करना है तो करो, वरना मुझे छोड़ दो। 2021 के टाइम पे सौरभ ने मुस्कान को डाइवोर्स देने के लिए अपील कर दिया। डाइवोर्स के पेपर वगैरह भी सब जमा हो गए। लेकिन फिर जो मुस्कान के घर वाले थे, माता पिता थे उसके, उसने सौरभ को समझाया कि देखो शादी है, रिश्ता है, कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे अलग हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बेचारे सौरभ ने ये सोचा कि मुझे मेरे रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए, जो मेरी बेटी छोटी सी बेटी है अभी, कितनी छोटी सी है, 2019 में तो वो पैदा हुई थी और 21 में कितने साल की रहेगी, 2-2.5 साल की रही होगी, मुझे अपनी बेटी के लिए अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। उसने मौका दिया और उसको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मुस्कान ने भी बोली कि अब मैं साहिल से ज़्यादा बात नहीं करूँगी और ऐसे कुछ नशे पानी भी नहीं करूँगी, तुम अब बेफिक्र रहो, मैं दुनियादारी समझ चुकी हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद ये सब कुछ वापस से हल्का हल्का शुरू हो गया। तो सौरभ ने ये सोचा कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, मैं एक काम करता हूँ, अपने दोस्त के साथ लंदन चले जाता हूँ। उसी समय उसका एक बहुत पुराना दोस्त था, बचपन का दोस्त था, जो प्लान बना रहा था कि वो लंदन में जाएगा और किसी एक बेकरी में काम करेगा, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे वो घर की अच्छे से मदद कर पाएगा। तो सौरभ ने सोचा कि मैं भी चले जाता हूँ और पैसे कमाऊँगा और समय समय पर इससे अपनी पत्नी से और अपनी बेटी से मिलने आ जाया करूँगा, पैसे भी भिजवा दिया करूँगा। मेरी पत्नी जब थोड़ा सा डिस्टेंस मुझसे पाएगी तो उसको समझ में आएगा कि मेरी अहमियत क्या है, और ऐसे में मेरा फ्यूचर, मेरा करियर भी तो अच्छा सेफ हो जाएगा, मेरे परिवार का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मेरी बेटी एक बड़े स्कूल में पढ़ पाएगी, बड़े कॉलेज में पढ़ पाएगी। इस चक्कर में उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब मैं जा रहा हूँ लंदन, कभी कभी आता रहूँगा मिलने के लिए, तुम अब ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना। एक तरीके से मुस्कान तो खुश हुई ही होगी। वो चले गया, अब वहाँ पर अपनी बेकरी में जॉब करने लगा। इससे पहले वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। शादी से कुछ समय पहले उसने मर्चेंट नेवी वाली अपनी जॉब छोड़ दिया था और एक तरीके से बेरोज़गार टाइप का था और उसका खर्चा पानी बस अपनी सेविंग से ही चल रहा था। 2021 के टाइम पे वो लंदन चले गया और वहाँ पर रहकर एक बड़ी सी बेकरी में काम करने लगा। पैसे भी भिजवा दिया करता था, वीडियो कॉल में बात भी कर लिया करता था, और यहाँ पर मुस्कान अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो चुकी थी। वो फिर से साहिल से उसी लेवल पे मिलना शुरू कर दी थी जिस लेवल पे वो बिल्कुल पहले मिला करती थी, इनका झगड़ा वगैरह स्टार्ट होने से पहले। अब साहिल मुस्कान के घर पे ही पड़ा रहता और ये दोनों पूरे नशे में धुत रहते। कौन सा नशा ये दोनों ने मिलकर नहीं किए होंगे। आस पड़ोस के सब लोग समझ रहे थे और सभी लोग फ़ोन कर कर के सौरभ को ये बात बताते भी थे, लेकिन सौरभ के अब हाथों में क्या ही था। फिर अब बात आ जाती है नवंबर 2024 की। नवंबर 2024 में सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान को फ़ोन करता है और कहता है कि देखो मैं हमेशा हमेशा के लिए फरवरी में घर आने वाला हूँ। फरवरी 2025 की आखिरी टाइम में मैं लंदन छोड़ दूँगा और यहाँ पे मेरी अच्छी खासी सेविंग हो गई है। अब उस पैसों से हम
एक शायद अपना घर खरीदेंगे, अपनी बेटी को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। उसी समय से मुस्कान का दिमाग फिर गया कि अब अगर सौरभ वापस यहाँ पर आ जाएगा तो वो अपने हिसाब की ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। फिर साहिल के बारे में सौरभ को पता चल जाएगा, फिर सौरभ उसका जीना हराम करेगा। और फाइनली सौरभ 26 फरवरी को इंडिया पहुंच ही जाता है, क्योंकि 27 फरवरी या 28 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ ने ये सोचा था कि वो मुस्कान से मिलके, बहुत सालों बाद ये सब कुछ होने वाला था इनकी ज़िंदगी में, शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला था, सौरभ को ऐसा लग रहा था। तो उससे मिल के उसको सरप्राइज़ देना चाहता था कि देखो अब मैं वापस आ गया हूँ। वो उससे मिला भी 28 फरवरी को, वो डांस भी कर रहा है, उनकी बच्ची भी डांस कर रही है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखे होंगे। वो नहीं जानता था कि उस समय मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था। मुस्कान के दिमाग में चल रहा था कि कब कब वो मेरी बनाई हुई ड्रिंक पिए और एक गहरी नींद में सो जाए। उसके बाद मैं इसका वो हश्र करूं कि जिसको पूरी दुनिया याद रखे। दरअसल अब हम मुस्कान के नज़रिए से, मुस्कान के थोड़े माइंडसेट में आते हैं, उसकी बैक स्टोरी में जाते हैं। अभी तक तो मैंने आपको सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बताया था। अब मुस्कान के पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं और थोड़ा पहले चलते हैं। नवंबर 2024 में जब मुस्कान को यह पता चला था कि उसका पति सौरभ हमेशा हमेशा के लिए लंदन छोड़ के इंडिया वापस आने वाला है, तब से ही मुस्कान का दिमाग फिर गया था और उसने साहिल को बार बार फोर्स करके प्रेशर डालना शुरू कर दी थी कि कुछ भी हो जाए, अगर सौरभ आ गया तो हमें उसको अच्छे से ठिकाना लगाना है। साहिल और मुस्कान मिलके दुनिया भर के इलाके छान मारे कि कहाँ पर वो अपने पति की जो मृत शरीर है उसको ठिकाने लगा पाए। दोनों दिन भर, दोपहर भर, रात भर घूमते रहते कोई ऐसी सुनसान जगह ढूंढने के लिए कि सौरभ एक बार आ जाए हाथ में, उसको ख़त्म कर दे और उसको कहीं नीचे गाड़ दे। लेकिन वो जगह ये दोनों को मिल नहीं पा रही थी। कई बार मुस्कान और साहिल ने अपने दोस्तों से फ़ोन भी किए और ये भी पूछे कि अगर कोई पूजा पाठ की सामग्री गहराई में ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़नी हो तो कौन सी जगह परफेक्ट रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो इनके दोस्त लोग समझते नहीं थे कि क्या बोलते हैं, पूजा पाठ की सामग्री गड्ढा खोद के क्यों गाड़ना है, तो इनकी बातों पर इग्नोर कर देते थे। तो कई बार मुस्कान ने अपने दोस्तों से साफ साफ भी ये बोली थी कि ज़रा सोचो अगर कोई मर जाए और उसको गाड़ना है बहुत नीचे तो कौन सी जगह परफेक्ट रहेगी। तो उनके दोस्त भी थोड़े घबरा जाते थे और सोचते थे कि यार ये तो नशे पत्ती में ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहते हैं, इनकी बातों को क्यों इतनी सीरियस लेना, ऐसी बातें इनसे करना ही नहीं है। तो दोस्तों ने भी इन लोगों की इन बातों को इग्नोर किए थे। नवंबर से बात जब फरवरी की आई थी और सौरभ जब हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आने वाला था, उससे ठीक 2 दिन पहले मुस्कान अपने मार्केट में गई और एक जो कसाई खाने में वो होता है ना, वो जो बड़ा सा वो चाकू होता है जिससे बकरे वगैरह को वो किया जाता है ना, तो वो चाकू उसने ख़रीद कर लेकर आई। कुछ ब्लैक पॉलीथिन्स ख़रीद कर लेकर आई, एक दो इस्त्रा ख़रीद कर लेकर आई और उसने डॉक्टर के पास गई और ये झूठा बहाना बताई कि मुझे बहुत दिन से ऐसा एंजाइटी जैसा फ़ील होता है और मुझे नींद नहीं आती है, बिल्कुल भी नींद नहीं आती, मुझे नींद की कुछ दवाइयाँ दो। तो डॉक्टर ने नींद की दवाइयाँ मुस्कान को दे दिया। अब पर्ची में दवाइयाँ जो थी वो कम लिखी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर्स भी नींद की दवाइयाँ ऐसे इतनी आसानी से ज़्यादा मात्रा में नहीं देते, कोई भी डॉक्टर हो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर। तो मुस्कान टेंशन में आ गई कि इतनी कम दवाइयों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्कान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 2 दिन बाद उसको मालूम था कि सौरभ यहाँ पर आने वाला है, उसको क्या करना है, उसके दिमाग में ये फुल प्लान था। भले ही मुस्कान और साहिल नशेड़ी थे, लेकिन ये लोग बहुत प्रॉपर प्लान सेटअप करके सब कुछ तैयार कर रहे थे भाई। मुस्कान ने क्या करी, उसी पर्ची में एक हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी करते हुए ऑनलाइन सोने की दवाइयाँ, जो नींद की दवाइयाँ होती हैं, उनका नाम सर्च करी और राइटिंग बिगाड़ते हुए वो नाम लिखी और उसका फ़ोटो खींची। बोली कि मैं पर्ची लेकर जाऊंगी किसी मेडिकल स्टोर में, तो मेडिकल स्टोर वाला देख के समझ जाएगा कि ये हाथ से लिखा हुआ है। तो उस पर्ची की फ़ोटो खींच ली डॉक्टर की हैंडराइटिंग में, अलग नींद की दवाइयों का नाम लिख के ज़्यादा, और वो मोबाइल की फ़ोटो दिखाई मेडिकल स्टोर में, और मेडिकल स्टोर वाले ने ज़्यादा मात्रा में ये दवाइयाँ उसको दे भी दिया। वो इंतज़ार करने लगी उस दिन का जिस दिन सौरभ यहाँ पर आएगा और वो उसकी ड्रिंक्स में वो सारी की सारी ढेर सारी मात्रा में दवाइयाँ मिलाएगी, और जब वो दवाइयों वाली ड्रिंक पी के
सो जाएगा बिल्कुल गहरी नींद में, तो वो अपने लाए हुए सामान से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का छोटा-छोटा टुकड़ा करेगी और उसको कहीं दूर ले जाकर काली पॉलीथिन्स में डालकर ठिकाने लगा देगी। लेकिन सौरभ आया तो उसके जन्मदिन में, 28 फरवरी को उसका जन्मदिन था, वो आया तो, डांस भी किया, उसने वो वाली ड्रिंक भी सौरभ से छिपकर तैयार करी। लेकिन किस्मत, उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक नहीं लिया और मुस्कान को ऐसा लगा कि मेरी सारी प्लानिंग में पानी फिर गया। अब उसने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करी और बोली कि प्लानिंग में थोड़ा चेंज है, आज ये सब कुछ हो नहीं पाया, वो सो नहीं पाया है, तो एक काम करते हैं, 3 मार्च को मेरी बेटी के पीयू के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं बच्ची को उसके नाना नानी के घर पे, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर पे छोड़ दूंगी और फिर कुछ तो पक्का ऐसा करूंगी कि वो सो जाए, फिर तुमको फ़ोन करूंगी और तुम आ जाना। अब सोचने वाली बात ये है कि साहिल उसका बॉयफ्रेंड, वो मुस्कान की इतनी बात क्यों मान रहा था? मतलब था तो वो भी इंसान ही, चाहे दिमाग कैसा भी हो। एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आता है यार कि हम किसी इंसान के साथ क्या करने जा रहे हैं। तो साहिल के दिमाग में नहीं आया था कि ये सब कुछ। अब साहिल के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, अब मैं साहिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ठीक है, मुस्कान का पॉइंट ऑफ व्यू यहीं तक रोकते हैं, 28 फरवरी तक थोड़ा पॉज लगाते हैं मुस्कान के दिमाग में, मुस्कान की बैक स्टोरी में। अब चलते हैं इसके बॉयफ्रेंड की बैक स्टोरी में। नवंबर में जब सौरभ ने मुस्कान को बोला था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, अब इंडिया में ही रहूँगा, फरवरी के लास्ट में मैं लंदन छोड़ दूँगा, फिर अपन अपना एक नई ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तब से ही मुस्कान ने साहिल के दिमाग में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें भरना शुरू करी थी। देखो, मुस्कान बहुत अच्छे से जानती थी कि साहिल अपनी माँ से कितना प्यार करता था। साहिल की जो माँ थी, उनकी मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब साहिल बहुत ज़्यादा नशे तो करता था और कई बार नशे में ना लोग कुछ भी हरकतें करते हैं। तो साहिल ने स्नैपचैट में ही अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींचता था और एक अपने दूसरी सिम से एक आईडी बनाया था, अपने माँ के नाम का स्नैपचैट खोला था और अपनी खींची हुई फ़ोटो अपने दूसरे मोबाइल में भेजता था, यानी अपनी माँ की आईडी में भेजता था और उसी से रिप्लाई करता था, वाह बेटा कितना सुंदर लग रहा है, कहाँ घूम रहा है, ऐसा ऐसा। मतलब वो अपने एक मोबाइल से अपने दूसरे मोबाइल में मैसेज कर रहा है, दूसरा मोबाइल ये सोचे कि मेरी माँ के पास है, और फिर वही दूसरा मोबाइल उठा के अपने पहले वाले मोबाइल में रिप्लाई करता था माँ बन के। तो ये बात मुस्कान कहीं ना कहीं जानती थी कि वो अपनी माँ से बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया अब तक कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मुस्कान ने क्या करी, एक नई सिम खरीदी, एक नया मोबाइल ली, उसमें एक स्नैपचैट की आईडी बनाई, व्हाट्सएप में प्रॉपर जो इसकी माँ थी, साहिल की माँ थी, उनके नाम का सब कुछ ओपन किया और मैसेज करती थी मुस्कान, अब कौन बन के, साहिल की माँ बन के, कि बेटा तू ठीक तो है ना, खाना खा लिया ना, तू मुस्कान से ही शादी करना, चाहे जो हो जाए, ये दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, उसके अलावा इस दुनिया में तेरे लिए कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में जीने को कोई मतलब नहीं अगर मुस्कान तेरी नहीं हो सकी तो। और जब भी ये पूछता था कि माँ मुस्कान कैसे मेरी होगी, उसकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी, उसकी बच्ची भी है, तो मुस्कान ही साहिल की माँ बन के साहिल को रिप्लाई करती थी कि बेटा देख, तू ना उसके पति का वध करवा दे, और ये वध सबसे पहले वो ही लड़की करेगी, मुस्कान ही करेगी, पहला बार मुस्कान ही करेगी, उसका वध हो जाएगा, वो इस दुनिया से चले जाएगा, तो फिर तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मतलब एक तरीके से मुस्कान खुद चाहती थी कि जो सौरभ की जो मृत्यु हो वो सबसे पहले उसी के हाथ से हो। तो अब एक तरीके से मुस्कान ने ऐसा गेम खेल दी थी, साहिल के दिमाग में ऐसी चीज़ें बांध दी थी उसकी एक इमेजिनरी माँ बन के, कि साहिल भी अब मुस्कान की हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हो चुका था, इतने बड़े जुर्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुका था। अब बात आती है 3 मार्च की। अब आप सबकी बैक स्टोरी को समझ चुके हैं, सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि ये 3 मार्च तक, उस दिन तक कैसे नौबत आई जिस दिन सौरभ के साथ ये सब कुछ हुआ। अब 3 मार्च को वो एग्ज़ाम दे के बच्ची आती है इनकी, मुस्कान की, और मुस्कान वो बच्ची को लेकर अपने माता पिता के घर पर छोड़ देती, ये कहती है कि कल हम 4 मार्च को मैं और मेरे पति सौरभ हम दोनों
शिमला मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद आएंगे, तो आप बच्ची को संभालिए। उनके माँ बाप ने भी सोचे कि चलो अब इन दोनों के मतलब रिलेशन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो हम क्यों रोक टोक लगाएं। तो मुस्कान के माँ बाप खुश हो गए और बच्ची को रख लिए। अब मुस्कान घर पर आती है, अपने पति सौरभ को फ़ोन करती है कि आप कब तक आ रहे हो, कहाँ पर हो। सौरभ दरअसल जब से लंदन से आया था ना, वो अपने घर से ही खाना लेकर आता था। अपने घर से मतलब अपने माता पिता के घर से अपने लिए खाना लेकर आता था और मुस्कान के साथ बैठ के ये किराए वाले घर पे खाना खाता था। ये सब एक ही शहर में रहते थे, सब के सब मेरठ में ही रहते थे। तो जो सौरभ था वो अपने घर से अपनी फेवरेट कोफ्ते की सब्ज़ी लेकर आया था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो आया मुस्कान के पास और बोला कि इसको थोड़ी गर्म कर दो, बैठ के खाएंगे, आज मम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाई हुई है। तो मुस्कान तो अपनी दवाइयाँ लेके तैयार थी। सब्ज़ी गर्म करते करते उसने उस सौरभ की थाली में जो जाने वाले थे उसमें पूरी दवाई डाल दी। सौरभ ने खाना खाया और बस फिर क्या था, एक गहरी नींद में सो गया। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन करी, बोली अब जल्दी से आ जाओ, ये बहुत गहरी नींद में सो गया है, हमें इसका वध करना है जैसा कि तुम्हारी माँ ने कही थी। साहिल भी भागा भागा वहाँ पर पहुँच गया, ये सारी चीज़ों के साथ तैयार थे। इन लोगों ने ढेर सारे टुकड़े कर दिए उसके। फिर जो काली पॉलीथिन्स थी ना, उसमें काफ़ी सारे हिस्से भर दिए सौरभ के, और मुस्कान ने अपने बेड के नीचे वो हिस्से डाल दी। और साहिल ने उसका सर और कुछ दोनों हथेली वाला पार्ट एक दूसरी पॉलीथिन में भरा और अपने घर पर ले गया। अब उसके घर का मैं आपको थोड़ा नक्शा बताता हूँ, हुलिया बताता हूँ। उसे घर में मेन दीवार में एक बहुत बड़ी शैतान की आकृति बनी हुई थी, जो सीधे सीधे एक शैतानी शक्ति को पूजा करने को दर्शाती थी। मतलब उसमें सारे सिंबल्स ऐसे कि कोई भी उस इमेज को देखकर, उस फोटो को देखकर, उस तस्वीर को देखकर ये कह दे कि पक्का ये सारी की सारी चीज़ें जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, ये शैतानी पूजा को रिलेट करती है। साहिल जो उसका सर लेकर आया था सौरभ का, उसका उपयोग ये शैतानी पूजा में करने वाला था। और उसकी हथेलियाँ इसलिए लेकर आया था ताकि जो उसके हाथ की लकीरों की जो नेगेटिविटी होगी वो इसकी ज़िंदगी में ना लग जाए। वो पता नहीं कौन सी शैतानी रिचुअल करने वाला था इन 3 चीज़ों का उपयोग करके। रात भर चली ये प्रक्रिया 3 बजे से उसने शुरू किया था और 3 बजे को ही डेविल आर कहा जाता है। साफ साफ समझ में आता है कि वो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व था और शायद यही कारण था कि वो समझता था कि मेरी माँ मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है और मेरी माँ की आत्मा मुझसे व्हाट्सएप में, स्नैपचैट में चैटिंग करती है। उसका दिमागी संतुलन भी कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। जो मुस्कान कर रही थी वो तो दरिंदगी की हद पार कर चुका था, और जो साहिल भी कर रहा था वो किसी कॉमन इंसान का माइंडसेट हो ही नहीं सकता था। अब जैसे ही सुबह हुई, ये दोनों ने एक नीले रंग का ड्रम खरीदे, सीमेंट का इंतज़ाम किए, भारी मात्रा में ब्लीच खरीदे, लगभग 10 किलो के आसपास। पूरे घर को साफ़ किए हैं, मुस्कान के पूरे घर को साफ़ किए हैं कि इनके किए हुए कांड का एक भी कतरा बचे ना। फिर वो नीले रंग के ड्रम में सीमेंट को घोले और जितने भी टुकड़े थे उसके पति के, उसमें डाल दिए और ढक्कन बंद करके जमने के लिए छोड़ दिए। तुरंत ही इन लोगों ने 44,000 रुपये का एक कैब बुक किए, जिससे ये दोनों ही अब डायरेक्टली शिमला मनाली जाने वाले थे। यहाँ पर मुस्कान के घर वालों को ये लग रहा था कि मुस्कान ने जैसा बताई थी वो अपने पति सौरभ के साथ जाने वाली है, लेकिन मुस्कान तो सौरभ के साथ कुछ बहुत खतरनाक, कुछ बहुत दर्दनाक कर चुकी थी और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला मनाली जाकर अपनी ज़िंदगी के मौज उड़ाने वाली थी। ये दोनों शिमला मनाली पहुंच जाते हैं। मुस्कान ने सौरभ का मोबाइल भी अपने पास रखी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि सौरभ के घर वाले ज़रूर फ़ोन करेंगे, ज़रूर टेक्स्ट करेंगे, तो अपने पास मोबाइल रखी हुई थी और बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसकी लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो उसने सोची कि मोबाइल मेरे पास रहेगा तो सबको लगेगा कि सौरभ भी मेरे साथ ही है। वो अपने घर पर ताला मार चुकी थी और अब शिमला ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच गई थी और ढेर सारे वीडियोस बना रही थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ढेर सारी फ़ोटोज़ भी खींच रही थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में अपने पति सौरभ के साथ भी फ़ोटोज़ अपलोड कर रही थी। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा था? कुछ समय पहले जब एक बार सौरभ
अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने के लिए गया था, तो उसने वहाँ पर फ़ोटो खिंचाया था। तो वो वही फ़ोटोज़ को पोस्ट कर रही थी ताकि दुनिया वालों को ये लगे कि हम दोनों तो शिमला मनाली में हैं और ये फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, जबकि वो बहुत पुरानी फ़ोटोज़ थी। उन फ़ोटोज़ को रेगुलरली देख के किसी के दिमाग में कोई शक भी नहीं हुआ। फिर एक बीच सौरभ की जो बहन है, उसने सौरभ के मोबाइल में मैसेज भी करी थी कि मुझे तुमसे मिलना है, कब आने वाले हो? तो उसने बोला भी कि यहाँ पे मैं एक पार्टी में जाने वाला हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब फ्री होऊंगा, लेकिन फ्री होऊंगा तो देखते हैं, मिलते हैं। इसने ये सोच के रखी थी कि सब लोगों को ये बताएगी कि सौरभ यहाँ से लंदन वापस चला गया है, लेकिन इसका प्लान फ्लॉप हो गया। रीज़न क्या फ्लॉप होने का? क्योंकि मुस्कान और साहिल कुछ ज़्यादा ही मस्ती में डूब चुके थे, हद से ज़्यादा खर्चे कर दिए थे। तो इसने 6 लाख रुपए सौरभ के एटीएम से निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो 6 लाख रुपए निकले नहीं और इनके पास भी बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया था। तो यहाँ पर मुस्कान ने और साहिल ने ये सोचे कि अब वापस चलते हैं अपने घर मेरठ। लेकिन जैसे ये वापस आए, वैसे ही इनका मकान मालिक, मुस्कान का मकान मालिक मुस्कान से क्या कहता है कि मुझे घर में रिनोवेशन करवाना है, तुम थोड़ा सामान खाली कर दो कुछ दिन के लिए। तो मुस्कान बहुत टेंशन में आ गई। मुस्कान ने तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन करी और रोने सी लगी और बोली कि मुझे पीहू से बात करनी है मम्मी पापा। तो फिर मुस्कान के मम्मी पापा ने ये सोचे कि हो सकता है पति पत्नी के बीच में फिर से कुछ झगड़ा जैसा हुआ होगा, जैसे इनके बीच में होता रहता है, एक नॉर्मल सी बात होगी। घर वालों ने बोले कि एक काम कर बेटा, तू घर पर आ जा, सौरभ के साथ घर पर आ और यहीं पर अपन बात करते हैं। उसने ठीक है बोल के फ़ोन तो काट दी, लेकिन वो घर पर अपने मम्मी पापा और अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं गई। उसने दूसरे टेम्पो वालों को फ़ोन करी और बोली कि मुझे ये सामान खाली करना है, मकान मालिक मेरे घर का रिनोवेशन करा रहा है, तो जितना भी सामान है आप अपनी टेम्पो में डालो और जहाँ मैं बोलती हूँ वहाँ पर लेकर चलो। शायद वो ये सामान अब साहिल के घर पर लेकर जाने वाली थी। तो वो सामान सारा लोड करने से पहले टेम्पो वाले वर्कर्स ने ही ये कहे कि ये ड्रम बड़ा सा दिख रहा है, सबसे पहले इसको ही लोड करते हैं। अब वो दोनों वर्कर उस नीले ड्रम को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो दोनों वर्कर्स ने मुस्कान से पूछे भी कि मैडम जी इसमें क्या है, ये तो बड़ा भारी सा लग रहा है। तो मुस्कान ने बोली इसमें कुछ नहीं, कबाड़ का सामान रखा है, पुराना सामान रखा है, आप उठा के लेके चलो इसको। ऐसा करके वो बहुत ताकत लगाने लगे, लेकिन वो हद से ज़्यादा भारी था और उठाते उठाते वो ड्रम के ऊपर का ढक्कन खुल गया। अब जैसे ही वो ढक्कन खुला तो उससे बड़ी गंदी स्मेल आई, बहुत गंदी स्मेल। इतने में वो वर्कर वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, दुनिया वैसे ही बहुत ख़राब है। वही टेम्पो वाले लोग वहाँ से निकल गए और सीधे वो लोग वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन में पहुँचे। यहाँ पर मुस्कान रोती बिलखती अपने मम्मी पापा के पास गई और मम्मी पापा को जाकर ये बोलती है कि सौरभ के घर वालों ने सौरभ को ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे छोड़ नहीं सकता था। तो इस चक्कर में सौरभ की उसके भाई के और उसके पापा के साथ हाथापाई हुई और दोनों ने मिलकर उसको ख़त्म कर दिए हैं और उसको एक ड्रम में डाल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो जो दोनों टेम्पो वाले थे, वो जाकर पुलिस स्टेशन में कुछ और एक्चुअल गवाही दिए थे कि उन लोगों ने मुस्कान के घर पर क्या देखे हैं। पुलिस 10-11 की टीम के साथ मुस्कान के घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, ड्रम को बड़ी घसीट घसीट के निकाला जाता है। वो ड्रम इतना भारी था कि 10 हट्टे कट्टे पुलिस वाले भी उसे ढंग से उठा नहीं पाए। जैसे तैसे करके लोडर बुलाया जाता है, लोडर में वो ड्रम मतलब रखा जाता है। फिर पोस्टमार्टम के लिए उस ड्रम को वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचाना था, लेकिन वो ड्रम से खोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सीमेंट सौरभ की पूरे शरीर को, टुकड़ों को जमा चुका था। फिर एक कारीगर को बुलाया जाता है, सीमेंट के टुकड़े कराए जाते हैं। फिर उसके बाद जो दुनिया के सामने आया, उससे सबकी रूह कांप गई। लिटरली सौरभ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिल रहे थे उस ड्रम में। दूसरी तरफ मुस्कान के घर वालों ने भी पुलिस वालों को ये कह दिए कि अगर सचमुच में हमारी बच्ची ने ये करी है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो वकील मुस्कान की तरफ से केस लड़ रहा है, उसने ये कहा है कि ये एक लड़की के द्वारा किया हुआ जुर्म है और कानून लड़कियों के प्रति इतना ज़्यादा क्रूर नहीं है, तो उसे सज़ाए मौत तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कुछ इंसान। क्या उस लड़की के हाथ नहीं कांपे होंगे अपने पति को ही ख़त्म करने के लिए? वो रोई भी,
लेकिन किस कंडीशन में रोई, कब रोई? जब उसको समझ में आया कि अब तो मैं फंस गई हूँ, अब दुनिया के सामने आ जाएगा। तब जाकर वो अपने माँ बाप के पास रोई है और माँ बाप को भी स्टोरी बताई है कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन झूठी स्टोरी, उसने एक्चुअल स्टोरी नहीं बताई। लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद कौन कितना बच सकता है यार भाई? सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने आ गई और एक पति पत्नी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए शर्मसार हो गया। अब क्या भविष्य होगा उस छोटी सी बच्ची का, जिसके चक्कर में सौरभ ने अपने देश के ऐशो आराम को छोड़कर, अपनी अच्छी खासी सेटल्ड ज़िंदगी को छोड़कर लंदन में काम करना शुरू किया था एक बेकरी में। सोचता था कि मेरी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, अच्छा काम करेगी, मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। उसने ना जाने कितने मौके देने की कोशिश किया अपने इस रिश्ते को, सब कुछ ख़त्म हो गया। ना जाने कितने रिश्ते बर्बाद हो गए। ये एक बहुत बड़ा सबक है ऐसे लोगों के लिए जो अपने एक रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरी तरफ अफेयर चलाने के लिए जाते हैं, नहीं सोचते हैं कि कितना कुछ बर्बाद हो सकता है। मैंने सोचा रोज़ भूतिया कहानी तो लेकर आता हूँ, आज कुछ ऐसा लेकर आता हूँ जिसे सुनकर सचमुच में डर लगेगा। तो खैर इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और सभी को एक सीख मिले कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।